स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं कि जो रेज है वो एक पैटर्न फॉलो करती है। तो और उन्हीं पैटर्न्स को हमने क्या बना दिया था, रूल्स बना दिया था। और टोटल 4 रूल्स हमने कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के देखे थे। जैसे कि अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब कोई रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है जो कि उसके मिरर की रेंज से बाहर है, तो वो कहां से होती जाएगी, वो फोकस से होती जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। लेकिन अगर कोई रे आ ही इंसिडेंटली फोकस से होती आ रही है और मिरर पर इंसिडेंट कर रही है, तो वो कहां जाएगी, तो वो पैरेलल जाएगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये फर्स्ट और सेकंड रूल में कह सकते हो एक दूसरे के अपोजिट है कि एक इनफाइनाइट से आई फोकस को गई और एक फोकस को आई और इनफाइनाइट को गई। फिर हमने देखा तीसरा नियम कि अगर कोई जो रे है वो सी से होती आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और मिरर पर इंसिडेंट कर रही है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी वो उसी पाथ को फॉलो करेगी जो जिस पाथ से इंसिडेंट रे आई है। इसका मतलब कोई रे सी से अगर आई है तो सी से ही वो वापस जाएगी, मतलब जैसे आई वैसे गई। फिर हमने फोर्थ नियम देखा कि जो रे है हमारी वो अगर जिस एंगल से पोल पर आकर स्ट्राइक करती है और उसी एंगल से वो पोल से वापस चली जाती है ना। तो ये हो गए हमारे 4 नियम। एक पे हमने देखा इनफाइनाइट से रे आ रही है, एक पे हमने देखा फोकस से आ रही है, एक पे देखा सी से आ रही है और एक पे देखा फिर पी पे आ रही है। तो ये हमने 4 नियम देखे। अब इन्हीं 4 नियमों का यूज करके, इन्हीं 4 रूल्स का यूज करके हम आज सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर में किस तरह से कोई भी इमेज फॉर्म हो सकती है इन 4 रूल्स को यूज करके। और ये जो इमेजेस फॉर्म होती है, वैसे तो किसी भी मिरर में किसी भी डिस्टेंस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस हम बना सकते हैं, लेकिन इनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है, इन इमेजेस को। और वो जो हम कैटेगराइज करते हैं वो किस बेसिस पर करते हैं, ऑब्जेक्ट की या इमेज की पोजीशन के बेसिस पर, कि जो हमारे ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहां है या फिर हमारे इमेज की पोजीशन कहां पर है। इस बेसिस पर हम इमेजेस को क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। और जो हमारे कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, जनरली उनमें 6 हमारी जो है पोजीशंस को हम मानकर चलते हैं। जैसे कि या तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पर हो, फिर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले आऊं और प्रिंसिपल एक्सिस पर शो कर दूं सी के बियॉन्ड, सी के पीछे। फिर मैं कह रहा हूं कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट को और पास ले आऊं और सी पर बना दूं। फिर ये कह रहा कि ऑब्जेक्ट को मैं और पास ले आऊं सी और एफ के बीच में बना दूं। फिर ये कह रहा मैं ऑब्जेक्ट को और पास ले आऊं एफ पर बना दूं। फिर ये कह रहा मैं ऑब्जेक्ट को और पास ले आऊं एफ और पी के बीच में बना दूं। और ये मेरा लास्ट इमेज रहती है। तो ये कुछ 6 तरीके की मेरी जो है इमेजेस बनती है कॉनकेव मिरर में। अब यही इमेजेस जो 6 अलग अलग कैटेगरी है, ये कम होके रह जाती है कितनी, 2। ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही तरीके से बन के रह जाती है। क्यों, ये हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारा क्यों का जवाब जानने के लिए। देखिए, जो हमारा कॉनकेव मिरर है, अभी मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन पर हम देख के क्या बनाते हैं, इमेजेस बनाते हैं। और इमेज बनने के बाद क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, इमेज फॉर्मेशन का हर बार आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बेसिस पर और इमेज के पोजीशन के बेसिस पर हमारी कैटेगरी बन जाती है। और उनमें उसके बाद हमें फिर 4 जो है चीजें लिखनी पड़ती है। जैसे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर क्या है और इमेज का साइज क्या है। ये 4 चीजें हमें लिखनी पड़ती है। तो इसमें जो मैंने बताया कि सबसे पहली कैटेगरी जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां होगा, इनफाइनाइट पर होगा। और इनफाइनाइट पर होने का मतलब है कि वो उसकी जो रेंज होगी वो मिरर से बाहर होगी, मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो एक तरीके से मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता प्रिंसिपल एक्सिस पर, क्योंकि वो डिस्टेंस जो है उसकी मिरर की रेंज से बाहर है। अब क्योंकि वो मिरर की रेंज से बाहर है तो मैं उसे प्रिंसिपल एक्सिस पर शो नहीं कर सकता। तो मैं उसे कैसे शो करूंगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस के बाहर। तो मान लो ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जिसका ये हेड हो गया ए और ये हो गया उसका बॉटम बी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो मान लो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जो रेज इससे होती आएंगी, क्या अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है तो उसी की इमेज बनेगी, है ना। ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट की तो इमेज बन नहीं जाएगी मिरर में, ओपेक ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके आर पार लाइट जा नहीं सकती, तो ये कह रहा है कि क्या लाइट आएगी और इसके आर पार होकर चली जाएगी, नहीं जाएगी। ये कह रहा लाइट या तो इसके ऊपर से जाएगी, इसके टॉप को टच करती हुई, या इसके बॉटम से जाएगी,
ठीक है। तो उन्हें इसी हम जो है सेंस का यूज करते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, रेज को, लाइट रेज को दिखाएंगे कि अगर हम क्या करेंगे, केसेस का यूज करेंगे इन्हीं एक चीज को, फैक्टर को यूज करते हुए और फिर इमेजेस को बनाएंगे। तो पहला मेरा नियम याद करो क्या था कि जो रे है वो इनफाइनाइट से आएगी, कहां जाएगी, फोकस को जाएगी। तो मान लो इनफाइनाइट से अगर मेरी रे आ रही है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। और पैरेलल किसके जाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो कहां प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो जैसे ही वो मिरर से जाकर इंसिडेंट होगी मिरर के ऊपर, तो वो रे के तुरंत क्या होगा, वो आकर किस पर कहां से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। तो ये मेरी फोकस से होते हुए चली गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। फिर वही ये कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट पर है तो मैं बाकी दो नियम लगा ही नहीं सकता, तो मुझे यही एक दो नियम लगाना पड़े, बाकी जो तीन नियम बचे ना वो लगा नहीं सकता, तो मुझे यही वाला लगाना पड़ेगा। और अगर मुझे यही वाला जो है रूल लगाना पड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने ये वाला रूल एक बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से बनाया तो इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से बनाना पड़ेगा। तो ये लो, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से बना लेंगे, ये बना दिया मैंने। तो ये मान लो ये आ रही मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट की रे। ठीक है। अब ये मैंने क्यों बनाया ऐसा कि ये जो लाइट की रे है ये या तो टॉप से आएगी बॉटम से आएगी, क्योंकि इसका कारण अभी हमने देख लिया कि जो लाइट है वो या तो इसके हेड से टच होती निकलेगी या बॉटम से टच होती निकलेगी, इसके बीच में से तो आर पार लाइट चली नहीं जाएगी, इसलिए हमने टॉप और बॉटम से हमने जो है लाइट को जाते हुए दिखा दिया। फिर ये कह रहा कि अगर कोई पैरेलल आ रही है, चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आए या नीचे आए, मतलब इनफिनिट से आ रही है, तो कहां से होती जाएगी, फोकस से होती जाएगी। तो ये लो चली गई फोकस से होती। तो अगर कोई रे फोकस से होती जा रही है दो रिफ्लेक्टेड रे, तो आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। और मैंने आपको बताया कि जब भी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा कॉनकेव मिरर के, तो इमेज कहां बनेगी, मेरी फोकस पर बनेगी। ठीक है। क्योंकि फोकस पर ही क्या कर गई है, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या कर गई है, इंटरसेक्ट कर गई है। और हमने पढ़ा है कि इमेज कब बनती है, जब या तो रेज जो है आपस में रियली इंटरसेक्ट करे, मतलब रियली मीट करे, है ना, या फिर ऐसा अपीयर हो, ऐसा लगे कि वो आपस में क्या कर रही है, मिल रही है ना। तो रियली मिल रही है तो रियल, और वर्चुअली मिल रही है तो वर्चुअल। तो देखो ये रियल रेज आपस में मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि और कहां मिल रही है, फोकस पे, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो कहां थी, इंफिनिटी पर, है ना, कॉनकेव के केस में। तो इमेज कहां बनी, एट फोकस बनी। कहां पर बनी, एट फोकस। वही जो इमेज का नेचर रहा, क्योंकि ये रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज भी कैसे बनेगी, रियली बनेगी। इससे हमें पता चला कि कॉनकेव में यहां पर कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। और साथ ही जो इमेज बन रही है ना रियल के साथ साथ, वो कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और इन्वर्टेड का मैंने मतलब आपको बताया था, जैसे मान लो ये मेरा हैंड है और ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी इमेज बनेगी इन्वर्टेड तो कैसी बनेगी, ये ऐसे नीचे की तरफ इन्वर्टेड हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी इमेज बन रही है इरेक्ट, तो वो सीधी तो रहेगी ऐसे ऊपर, लेकिन पलट जाएगी, लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, है ना। तो रियल के साथ हमारी कॉनकेव मिरर में किस तरह की इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो इमेज का नेचर कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि साइज क्या रहा होगा इमेज का। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर शीशे में, मैंने अभी बताया कि सूरज मेरा जो है अर्थ के सरफेस के बाहर है और बहुत ज्यादा दूर है, मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस है मेरे लिए वो, तो और मैं मिरर में उसकी क्या बना दूं, उसकी तरफ मिरर करके उसकी एक इमेज बना दूं, तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सन का अर्थ से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। वही जो उसकी इमेज बन रही है बिल्कुल इतनी सी बन रही है मिरर में, है ना। तो क्या वो जो साइज इमेज का बन रहा है, क्या वो उसके कंपैरिजन में कुछ वैल्यू रखता है, क्या उसके उस साइज के कुछ मायने हैं, नहीं। तो वो तो एक बिंदी के बराबर है ना उसकी इमेज का साइज, उस रियल ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में, रियल सन के कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं इमेज बनती है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉइंट के साइज की क्या बन रही होगी, इसकी इमेज बन रही होगी। तो हम इसे बोल सकते हैं पॉइंट साइज, या फिर बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन रही है। और बहुत ज्यादा का मतलब क्या हुआ, हाईली, और छोटी का मतलब क्या हुआ, डिमिनिश्ड। तो कैसी इमेज बनती है, हाईली
डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अब ये तो रही बात कॉनकेव मिरर की। अब आ जाते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पर। कॉन्वेक्स मिरर पर जब सेम इसी तरह रूल थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो मान लो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी मेरा क्या रहेगा, मिरर तो ऑब्जेक्ट के सामने, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रहेगा। तो मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगेन जो हमारी लाइट की रेज है या तो टॉप से जाएंगी या बॉटम से जाएंगी। तो ये लो, टॉप से मैं अपना रूल लगा देता हूँ, रूल नंबर 1 कि इनफाइनाइट से मेरी क्या आ रही है, रेज आ रही है। और जो इनफाइनाइट से आएंगी वो कैसी जाएंगी, पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक बार बॉटम से भी ले जाते हैं, ये लो बॉटम से जो है हमारी क्या आ गई है, रेज आ गई है। ये लो बॉटम से रेज आ गई। और अगर बॉटम से रेज आ रही है तो वो कैसी जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के रेज पैरेलल आ रही हैं, इंसिडेंट हो रही है मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो रेज को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, इसने रेज को अंदर की तरफ कन्वर्ज कर दिया। ये कॉन्वेक्स मिरर है, बाहर की तरफ रेज को क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा। लेकिन वो डाइवर्ट जो होंगी ना, वो कुछ इस तरह एंगल पर होंगी कि उनको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे की तरफ, तो मुझे ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि वो मीट कर रही है कहां पर, फोकस पर। यही तो नियम था कि इनफाइनाइट से आएगी, फोकस से होते जाएगी। तो ये लो, ये कुछ इस तरह से जाएंगी रेज, यहां से ये आई और यहीं से वापस चली जाएंगी। लेकिन कुछ इस तरह जाएंगी कि अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड करूं तो कहां जाकर मिलेंगी, वो फोकस पर। सेम यहीं पर कि ये आई है, इंसिडेंट रे, मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके जाएगी। लेकिन कुछ इस तरह जाएगी कि उनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो वो कहां जाकर मिलेगी, फोकस पर। तो ये आई और ये गई, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, देखो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज का जो एक्सटेंडेड वर्जन है बिहाइंड द मिरर, वो कहां जाकर मिल रहा है, फोकस पर। और यही मैंने बताया कि या तो रियल में रेज आपस में मिले, है ना, इंटरसेक्ट करे, या फिर ऐसा लगे कि वो क्या कर रही है, यहाँ पर रेज आपस में मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ये आगे जाके तो कहीं भी आपस में मिलेंगे नहीं, और कहीं मिलेंगे नहीं तो क्या मिरर इमेज नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। क्योंकि इमेज कहां में बनती है, जहां रेज आपस में इंटरसेक्ट करती है। और कौन सी रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज का क्या ले लिया मैंने, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। मैंने मान लिया कि ये रेज कहां से निकलना शुरू हुई, यहां से निकलना शुरू हुई, और कुछ इस तरह से रेज हमारी रिफ्लेक्ट होकर के गई है। तो कहां से जाके मिल रही है, ये फोकस पर। तो यहां पर भी क्या, जो हमारी इमेज है, इमेज की पोजीशन कॉन्वेक्स के केस में भी कहां बनी, एट फोकस बनी। कहां पर बनी, एट फोकस बनी। लेकिन एट फोकस भी कहां बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा इनफाइनाइट पर है कॉन्वेक्स के मिरर में, तो इमेज कहां बनी, एट फोकस बनी। बट क्या, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब देखो आगे, ये कह रहा है कि जो इमेज का नेचर है वो कैसा रहा होगा। अब देखो इसमें तो रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, रियल रेज मिल रही थी, तो रियल इमेज बनी। लेकिन क्या यहाँ रियली रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, रियली रेज मिल रही है आपस में, नहीं मिल रही है। वर्चुअल रेज आपस में मिल रही हैं, जिनको मैंने मान लिया, इमेजिन कर लिया कि अगर पीछे एक्सटेंड करूं तो वो इस तरीके से जाके फोकस में मिल जाएंगी। तो वर्चुअल रेज आपस में मिल रही हैं, इसलिए इसका जो नेचर होगा इमेज का कैसा होगा, वर्चुअल होगा। इसका तो नेचर रियल था, पर इसका कैसा होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। और वर्चुअल के साथ में जो हमारी इमेज यहां पर बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में देखकर कि जो इरेक्ट इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी, पलटी हुई। तो इसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसे सीधा है तो इमेज भी ऐसे सीधी रहेगी, पर कैसी बनेगी, पलट कर रहेगी। इसके केस में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे था तो ऐसी इन्वर्टेड बन रही थी, है ना, कॉनकेव के केस में। लेकिन कॉन्वेक्स के केस में अगर ऑब्जेक्ट अगर सीधा वो ऊपर की तरफ मुंह है तो इमेज का भी मुंह कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इमेज कैसी बनेगी, पलटी हुई। तो ये बनी मेरी कैसी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। और सेम वही देखो कि ये जो इंटरसेक्ट कर रही है कहां जाकर कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर कर रही है, जिस वजह से पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। और पॉइंट साइज मतलब बहुत ज्यादा छोटी, और बहुत ज्यादा के लिए मैंने लिख दिया हाईली, और छोटी के लिए मैंने लिख दिया क्या, डिमिनिश्ड।
तो ये रहा मेरा पहला केस कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा हो इन्फिनिटी में, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज कहां जाके बनेगी, फोकस पे बनेगी। लेकिन एक में मिरर के सामने और एक में बिहाइंड द मिरर। एक में इमेज का नेचर हो जाएगा कॉनकेव के केस में रियल एंड इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स के केस में हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही हमारा इमेज का जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला केस हुआ। अब देखते हैं हमारा सेकंड केस। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, थोड़ा सा खिसक के आगे चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस से फाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा, बियॉन्ड सी। अब पहला केस देखने के बाद हमारा सेकंड केस आता है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन आ जाती है एक फाइनाइट डिस्टेंस पर। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब मिरर के सामने जहां हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, मिरर की रेंज में। ठीक है, और जब मिरर की रेंज में ऑब्जेक्ट आ ही गया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को शो कर दूं प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो वो कुछ इस तरीके से मान लो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो तो उसका टॉप हो गया या हेड हो गया मान लो ए, और बी हो गया उसका बॉटम। ठीक है, और इसी तरह हमारा कॉन्वेक्स मिरर पर भी, अब तक तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, अब आ गया है प्रिंसिपल एक्सिस पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर। तो मैं उसको मान लूंगा ये हो गया मेरा ए, उसका हेड, ये टॉप, और ये हो गया उसका बॉटम बी। तो ये कह रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है अगर वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, वही रूल्स को यूज करेंगे और अपनी इमेज को फॉर्म करेंगे। तो जैसे ये है हमारा मान लो फर्स्ट नियम जो क्या कहता है कि अगर इनफाइनाइट से रेज आ रही है, मतलब पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होती जाएंगी, वो फोकस से होती जाएंगी, है ना। तो ये चली गई मेरी फोकस से होती हुई, ये आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होकर चली गई रिफ्लेक्टेड रे। अब ये कह रहा है कि दूसरा नियम लगाओ। दूसरा नियम में इसका अपोजिट वाला लगा देता हूं कि ये इनफाइनाइट से गई फोकस, इनफाइनाइट आई फोकस को गई, तो अगर कोई फोकस होती हुई आएगी तो इनफाइनाइट को जाएगी, तो इनफाइनाइट को जाएगी मतलब पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये देखो फोकस से होती आई और कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये चली गई पैरेलल। ठीक है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी हमारी रेज या तो रियल में इंटरसेक्ट करे, मीट करें एक दूसरे को, या फिर अपीयर हो ऐसा कि वो वहां क्या कर रही है, मीट कर रही है, मिल रही है आपस में। तो यहां पर देखो रियल में जो हमारी रेज है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पे क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, क्योंकि जहां रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो जहां मेरी इमेज बनी, जहां इंटरसेक्ट किया मैंने मान लिया वहीं क्या बनी, इमेज बनी। अब इसका जो बॉटम है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो इमेज का भी बॉटम कहां रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पर रहेगा। तो मान लो ये मेरा क्या हो गया, बॉटम हो गया, तो टॉप कहां रहेगा, हेड, नीचे की तरफ। और अगर इसका टॉप ए था तो इसका भी टॉप ए ही रहेगा, लेकिन इमेज का अलग दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, ए डैश कर देंगे। इसका बॉटम बी था तो इसका भी बॉटम क्या रहेगा, बी रहेगा, लेकिन इसका हम बॉटम बी अलग दिखाने के लिए इमेज का क्या कर देंगे, बी डैश कर देंगे। तो ये ए डैश बी डैश क्या हो गया, मेरा इमेज हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाएगा कॉनकेव मिरर के सामने, लेकिन सी के पीछे रहेगा, तो इमेज मेरी कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। ठीक है, तुम ऑब्जेक्ट को चाहे यहां रखो, चाहे इससे पीछे रख लो, चाहे इसके आगे और सी के पास रख लो, सी के पास इतने ले जाओ कि सी से बिल्कुल जस्ट पीछे रहे, वो बस सी पे ना जाए। तो सी के पीछे तक कहीं भी तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, इमेज हमेशा कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में ही बनेगी। इसलिए इसको हमने क्या माना, एक केस मान लिया कि सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी सी और एफ के बीच में। तो ये लो लिख दो कि ऑब्जेक्ट पोजीशन बियॉन्ड सी, इमेज पोजीशन बिटवीन, कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। फिर ये कह रहा है इमेज का नेचर कैसा रहा होगा। अब क्योंकि रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है रियल में, तो ये कैसा इमेज बना होगा, कैसा नेचर रहा होगा, रियल नेचर रहा होगा, है ना, रियल नेचर है इसका। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि देखो रियल के साथ में जैसे मेरा ऑब्जेक्ट था, इसका हेड था ऊपर की तरफ, है ना, इसका हेड ऊपर की तरफ था, लेकिन इसका हेड कहां हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो ये कैसी बनी, एक इमेज इन्वर्टेड इमेज बनी। कैसी इमेज बनी, इन्वर्टेड इमेज। तो रियल के साथ में कैसा नेचर है इसका, इन्वर्टेड नेचर है। तो इमेज कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी। फिर ये कह रहा है इमेज का साइज कैसा रहा होगा। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है ना, ये मेरा किसका साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है, और वही इमेज का साइज कितना रह गया,
इतना सा रह गया। तो मैं कह सकता हूं कि जो इमेज का साइज है वो छोटा है ऑब्जेक्ट के साइज के, तो इमेज जो है छोटी है ना, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है। बहुत ज्यादा छोटी कब थी, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बहुत ज्यादा छोटी थी उसके कंपैरिजन में, लेकिन इस बार सिर्फ छोटी है। तो बहुत ज्यादा छोटी के लिए हाईली डिमिनिश्ड, तो सिर्फ छोटी के लिए क्या आ जाएगा, डिमिनिश्ड आ जाएगा। ये लो लिख दो डिमिनिश्ड, है ना, लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। अब आगे ये कॉनकेव मिरर का तो हो गया हमारा। अब ये कह रहा है जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें भी हम क्या लगाएंगे, सेम रूल्स लगाएंगे कि इनफाइनाइट से अगर मेरी रेज आ रही है तो इसका मतलब वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी, है ना, आएगी ना पैरेलल। तो अगर मेरी रेज पैरेलल आ रही है तो वो इसके टॉप से होती हुई आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो ये लो बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है तो ये क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये डाइवर्ट करेगा। ये तो कॉनकेव था, इसने क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया रेज को अंदर की तरफ। अब क्योंकि ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। लेकिन कुछ इस एंगल पे डाइवर्ज करेगा कि उसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं तो वो कहां जाकर मिलेंगी, फोकस पर जाकर मिलेगी। तो कुछ इस डायरेक्शन में जो है मेरी ये क्या कर जाएगी, एक्सटेंड कर जाएगी। फिर ये कह रहा है कि ये तो हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम या तो यही लगा लो कि फोकस से होती जाएगी, है ना, फोकस से वो कुछ इस तरीके से होती जाएगी, जो फोकस की तरफ आ रही है रे तो कैसी चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो हम पैरेलल ऐसे बना देंगे। लेकिन अगर मैं इसका अलग नियम लगाना चाहूं तो मैं अलग लगा लेता हूं। मान लो कि रे किसकी तरफ आ रही है, पोल की तरफ आ रही है। किसकी तरफ आ रही है, पोल की तरफ। ये लो लगा दिया मैंने कि रे अगर पोल की तरफ आ रही है ना, रे अगर पोल की तरफ आ रही है तो जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से वो चली जाएगी, है ना, जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से वो चली जाएगी। ये लो चली गई उसी एंगल से। अब ये कह रहा रिफ्लेक्टेड रे को अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं, ये लो कर दिया एक्सटेंड, तो मेरी रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, पोल और फोकस के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है। ये मेरा पोल है, ये मेरा पोल है और ये मेरा फोकस है। तो यहां पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इनके बीच में। तो अगर ये इनके बीच में इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, है ना। तो ये लो बना दो, इसके बीच में इमेज बना दो। अब आप एक चीज नोटिस करो कि इसका भी हेड ऊपर की तरफ था, इसका भी हेड ऊपर की तरफ है, लेकिन अलग दिखाने के लिए मैंने लिख दिया ए डैश। इसका भी बॉटम नीचे की तरफ था, इसके भी बॉटम नीचे की तरफ है ना, बना दिया बी डैश। और दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, किसके केस में, कॉन्वेक्स के केस में। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट अगर पहले इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाए, है ना, कहां जाए, फाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाए, यानी कि इंफिनिटी और पोल के बीच में आ जाए, तो इमेज कहां बनी मेरी, पोल और फोकस के बीच में बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। बट कहां बन रही है मेरी, ये तो मिरर की फ्रंट साइड है और ये मिरर की बैक साइड है, तो इसमें इमेज कहां बन रही है, बैक साइड में बन रही है। क्योंकि जो रियल रेज है वो तो फैल रही है ना, वो कैसे हो रही है, फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। और ये रेज जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, क्या ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं कर सकती। तो मैंने मान लिया कि अगर ये पीछे की तरफ मैंने क्या कर लूं, एक्सटेंड कर लूं, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और जहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी वही इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस ये इंटरसेक्ट कर रही है तो वही इमेज बन रही है, बट बिहाइंड द मिरर कर रही है, तो लिख दो बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि इमेज का नेचर कैसा रहा होगा। अब क्योंकि ये रियल रेज तो आपस में इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, है ना, तो वर्चुअली क्या बन रही है, बन रहा होगा, इमेज का नेचर रहा होगा कि ये वर्चुअल नेचर की इमेज बन रही है, क्योंकि रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वर्चुअल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो कैसी इमेज बनी, वर्चुअल। एंड अब यहाँ पे तो रियल के साथ कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड। देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, और इमेज का हेड नीचे की तरफ हो गया कॉनकेव में। लेकिन इसमें देखो ऑब्जेक्ट का हेड भी ऊपर की तरफ और इमेज का हेड भी ऊपर की तरफ, लेकिन इसमें इमेज कैसी बनती है, पलटी हुई बनती है। कैसी बनती है, पलटी हुई, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट रहता है। तो वर्चुअल के साथ में कैसी इमेज बनी, इरेक्ट इमेज बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये आगे कह रहा है इमेज का साइज क्या रहा, तो इमेज का साइज तो इसमें भी छोटा ही हो गया। देखो ये मेरा ऑब्जेक्ट का साइज है ना, और ये मेरा इमेज का साइज है। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट से कैसी हो गई, छोटी हो गई। तो इमेज जो है यहाँ पर क्या हुई है, डिमिनिश्ड हुई है, छोटी हुई है यहाँ पर भी।
अब आप एक चीज नोटिस करो कि जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट था तब भी इमेज कैसे बन रही थी, छोटी, और अब भी छोटी बन रही है। अब इसमें आगे मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो ऑब्जेक्ट है अगर मैं इसको कहीं भी रख दूं ना प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहीं भी कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो इमेज हमेशा कहां बनेगी, पोलर फोकस के बीच में बनेगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम इनकी इमेजेस को कैटेगराइज करते हैं ना, केसेस को, वो पोजीशन के बेसिस पर करते हैं। और जब पोजीशन हमारी सेम है, चाहे मैं यहाँ सेम डिस्टेंस पर F लिख लूं, सेम डिस्टेंस पर C लिख लूं, और ऑब्जेक्ट को अभी तो C के बियॉन्ड है ये, अगर C पर भी लेके जाऊं, C और F के बीच में लेके जाऊं, F पे लेके जाऊं, F और P के बीच में भी लेकर जाऊं, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लूं, वो हमेशा रिफ्लेक्टेड रेज कहां इंटरसेक्ट करेंगी, पोलर फोकस के बीच में इंटरसेक्ट करेंगी हमेशा। इसलिए उन पांचों केस को हमने क्या कर दिया, एक ही केस मान लिया, है ना। और इसीलिए हमारे कितने कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस बने या कितनी इमेजेस बनी, सिर्फ 2 ही केस बनती है, ठीक है। क्योंकि एक केस, पहला इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे, दूसरा अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट पे आ गया तो इमेज पोलर फोकस के बीच में, यानी कि पास खिसक जाएगी मिरर की तरफ, ठीक है। तो ये तो इसमें 2 केस हो गए। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट पास आया तो इमेज दूर चली जाएगी, है ना, और ऑब्जेक्ट और पास जाएगा इमेज और दूर जाएगी। तो इस वजह से इसमें जो है अलग अलग केसेस बनते हैं, 6 केस, जो कि जिसमें से कि हमने देख लिया दूसरा केस। अब हम देखेंगे इसमें आगे थर्ड केस। अब सेकंड केस देखने के बाद हम बढ़ते हैं थर्ड केस की ओर। अब जो कि हमारा थर्ड केस क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा खिसक के कहा गया, सेंटर पर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने बना दिया क्या, अपना ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसमें कॉन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट अगर और आगे खिसकाऊं, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसमें जो है ऑब्जेक्ट चाहे मैं कहीं भी खिसका लूं तो इमेज कहां बनेगी, पोलर फोकस के बीच में बनेगी। बस एक केस में अलग बनती कि इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनी फोकस पे। उसके अलावा मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, चाहे कहीं भी रख लो प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इमेज बनेगी पोलर फोकस के बीच में। इसलिए सारे केसेस बन जाते हैं सिर्फ एक ही केस, जो कि कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस। अदरवाइज कॉन्वेक्स मिरर का फर्स्ट केस क्या है कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट और फोकस पर इमेज। तो ये हमारी टोटल 2 ही केस बनते हैं किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन कॉनकेव में अलग अलग बन जाते हैं, क्योंकि कॉनकेव में ऑब्जेक्ट की पोजीशन जैसे चेंज होती है वैसे इमेज की पोजीशन चेंज होती रहती है। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, इमेज फोकस पे बनी। ऑब्जेक्ट मेरा और आगे खिसक के आगे सी के बियॉन्ड आ गया तो इमेज मेरी थोड़ा मिरर से दूर चली गई। जैसे ऑब्जेक्ट सी मिरर के पास आया, कहा सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट मेरा और मिरर के पास चला गया सी पर, तो इमेज भी मेरी सी और एफ के बीच में जो थी सेकंड केस में, वो मिरर से और दूर चली जाएगी। तो देखो मैं इसमें लगाऊंगा मेरा पहला नियम, जो कि क्या कहता है कि इनफाइनाइट से अगर कोई रे आती है तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये लो पैरेलल, मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस के रे बना दी। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई पैरेलल रे आती है और जाके मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, कहां से होती है, फोकस से होती जाएगी। तो ये लो बना दूंगा मैं, फोकस से होती है एक रे, है ना, और फोकस से होती हुई रे कहां जाएगी, कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब ये कह रहा है कि ये तो इंसिडेंट रे मेरी इनफाइनाइट से ही फोकस से होती चली गई, है ना। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि अगर मैं सेकंड केस लगाऊं कि अगर मेरी ऑब्जेक्ट से कोई रे फोकस से होती जाएगी और मिरर पर जाकर टकरा जाएगी। तो ये लो टकरा गई वो मिरर पर जाकर, तब क्या होगा, अगर कोई फोकस से होती रे आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, तो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी। ये पैरेलल आ रही थी, फोकस से जा रही थी, ये फोकस को आ रही है और पैरेलल जाएगी। तो ये लो पैरेलल ले जाऊंगा मैं इसको, और पैरेलल जब मैं इसको लेकर जाऊंगा तो वो कहीं कैसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहीं यहां पर क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। और जहां ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वहीं क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो ये लो बना दो यहां पर इमेज। अब आप एक चीज नोटिस करो कि जहां ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी मेरी सी पर, वहीं क्या बन गई, इमेज बन गई। और आप जैसे कि आपको देखने में पता लग रहा होगा कि जिस साइज का मेरा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की क्या बन रही है, मेरी इमेज बन रही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रही एट सी, कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मेरा ऑब्जेक्ट होगा कॉनकेव मिरर में, तो सेम पोजीशन पर बनेगी क्या, इमेज एट सी बनेगी, है ना। और सेम ही साइज की बनेगी, क्योंकि साइज ऑफ इमेज भी पूछता है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सेम साइज लिख देंगे कि सेम ही पोजीशन है और सेम ही क्या है, साइज है। जब भी ऑब्जेक्ट मेरा कहां पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने।
लेकिन जो इमेज है देखो, ऑब्जेक्ट का मेरा हेड ऊपर की तरफ है और इमेज का हेड नीचे की तरफ, तो इमेज का जो नेचर होगा ना वो कैसा बन जाएगा, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के साथ कैसा, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल इसका कैसा रहेगा, नेचर रहेगा। और साथ में कैसा नेचर बनेगा, क्योंकि उल्टी इमेज बन गई है तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद आगे देखो, अब ये था हमारा थर्ड केस। थर्ड केस के बाद हम देखते हैं क्या, हमारा फोर्थ केस, जिसमें ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, आगे और खिसक के चला जाएगा सी और एफ के बीच में, और इमेज हमारी मिरर से और दूर चली जाएगी। अब हमारा फोर्थ केस है कि ऑब्जेक्ट मेरा सी से और आगे खिसक जाए मिरर की तरफ, बिटवीन सी एंड एफ। और अब मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट और पास जाएगा मिरर के, तो इमेज मिरर से और दूर जाएगी। तो उसे भी बनाकर देखते हैं। जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया सी और एफ के बीच में, तो फिर से मैं क्या लगाऊंगा, इस पर अपने लॉज लगाऊंगा, है ना, जो रूल है वो लगाऊंगा और इमेज को फॉर्म करके देखूंगा कि जैसे कि अगर मैं पहला रूल लगाऊं अपना कि इनफाइनाइट से मेरी क्या आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट की रे आ रही है, और इनफाइनाइट से आ रही है मतलब पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आएगी तो कहां से होती जाएगी, फोकस से होती जाएगी। तो ये लो फोकस से होती चली गई। फिर दूसरा रूल क्या कहता है कि ये तो इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, और दूसरा रूल क्या कहता है कि जो फोकस से होती जाएगी वो इनफाइनाइट को जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी इनफाइनाइट फोकस से होती जा रही है। ठीक है, ये मेरी कहां से होती जा रही है, फोकस से होती जा रही है। और फोकस से होती अगर मेरी कोई जा रही है रे, फोकस से होती अगर कोई जा रही है मेरी रे, तो कहां से होती जाएगी वो, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये तो इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये लो बना दो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दी मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जैसे मैंने इमेज बनाया, रिफ्लेक्टेड रे बनाई, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर गई वहीं क्या बन गई, इमेज बन गई। इसके पैर जमीन पर टिके हुए हैं, क्योंकि पैर हमेशा कहां टिके रहने चाहिए, जमीन पर, तो इसका हेड ऊपर और इसके पैर टिके हुए जमीन पर यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो इमेज के भी पैर कहां टिकेंगे, जमीन पर, तो ये इसके पैर हो गए बी डैश, है ना। और ये ऑब्जेक्ट का क्या, इमेज का क्या हो गया, हेड हो गया ए डैश। तो इसमें आप नोटिस करो कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को और पास लेके गया सी और एफ के बीच में, इमेज जब ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज सी पे थी, ऑब्जेक्ट और पास लेके गया मिरर के सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां चली गई, सी से और दूर चली गई, सी से भी आगे, है ना। लेकिन साथ ही में ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना है और इमेज का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया है। अब इस बार क्या हो गई, इमेज बड़ी हो गई है। इससे हम एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मैं मिरर के पास लेकर जाऊंगा वैसे वैसे उसकी इमेज क्या बनती चली जाएगी और बड़ी बनती चली जाएगी। जैसे पहले इन्फिनिटी पर थी ऑब्जेक्ट तो इमेज हाईली डिमिनिश थी फोकस पे, ऑब्जेक्ट में और पास लाया तो इमेज सी और एफ के बीच में बनी, डिमिनिश बनी। फिर मैं ऑब्जेक्ट सी पर लाया तो इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के बन गई। इस बार मैं ऑब्जेक्ट और दूर लेके गया, मतलब मिरर के पास लेके गया सी और एफ के बीच में, तो इमेज जो है दूर तो गई, साथ में ऑब्जेक्ट से भी बड़ी हो गई इस बार, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज मेरी कहां बनी, बियॉन्ड सी बनी। कहां बनी, बियॉन्ड सी बनी। तो लिख दो इसको बियॉन्ड सी, ये लो। फिर ये कह रहा बियॉन्ड सी, तो चलो इमेज की पोजीशन हो गई। अब इमेज का नेचर क्या रहा, क्योंकि रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज रियल बन रही है हमारी, है ना, क्योंकि सच में इंटरसेक्शन हो रहा, सच में रियल रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट हो रही है ना। इसकी तरह थोड़ी है कि सच में तो आपस में मीट कर नहीं रही, बस इन्होंने एक इमेजिन कर लिया कि हम पीछे कहीं मीट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे। अब रियल के साथ साथ ही कैसी बन रही है, देखो इसका हेड कैसा ऊपर की तरफ है, इसका हेड कैसा नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो रियल के साथ में कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड। अच्छा, इससे मुझे ये भी पता चल गया कि रियल के साथ में हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनती है और वर्चुअल के साथ में हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। चलो अब साइज की बात करो। ये तो था मेरा ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हो गया बड़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, यानी कि इमेज कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई, है ना। कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई। बहुत बढ़िया। अब ये था हमारा फोर्थ केस ऑफ मिरर इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे आगे फिफ्थ केस। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ केस, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा और पास खिसक जाएगा मिरर के और कहां चला जाएगा, फोकस पर चला जाएगा। तो ये लो बना दिया मैंने फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया ऑब्जेक्ट का हेड और ये हो गया इमेज ऑब्जेक्ट का बेस या बॉटम कह लो, है ना। अब ये कह रहा है कि हम फिर से क्या लगाएंगे, इस पर रूल लगाएंगे। लेकिन आप इस बार नोटिस करो कि पहला रूल तो इस पे लग जाएगा कि इनफाइनाइट से होकर रे गई,
पैरेलल गई और कहां से होती चली गई, फोकस से होती चली गई। येलो चली गई फोकस से होती, ये आई इंसिडेंट हुई मिरर पर और ये फोकस से होती रिफ्लेक्ट होकर चली गई। लेकिन इसमें सेकंड केस हम नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि सेकंड केस के लिए इमेज कहां जानी चाहिए, हेड से होती, फोकस से होती जानी चाहिए। तो अगर फोकस से होती रे जाएगी तो मिरर पे कैसे टकराएगी, है ना। इसलिए इस बार हम क्या लगा लेते हैं, इसमें थर्ड रूल लगा लेते हैं। और थर्ड रूल क्या कहता है कि सी से जैसे कोई रे आती है वो मिरर से टकरा करके उसी पाथ पर वापस सी से होती रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो वही हम इसमें लगा लेंगे। तो अगर सी से होती कोई रे जाती है, ये लो, ये हमारी रे सी से होती जाएगी, तो क्या होगा, ये सी से होती जैसे कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे हो रही है किस पर, मिरर की तरफ, तो उसी पाथ पर ये फॉलो करती क्या जाएगी, मिरर से टकरा के वापिस आ जाएगी। अब आप एक चीज नोटिस करो कि इसमें रे कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है। और पैरेलल जा रही है इसका मतलब क्या है कि ये आगे जाकर के क्या कहीं इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कभी भी इनफाइनाइट तक चाहे चली जाए, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी। पर रे बनने, उसके लिए इमेज बनने के लिए क्या होना जरूरी है, इंटरसेक्शन होना जरूरी है। तो जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहां था, इनफाइनाइट पे था, और इमेज कहां बन रही थी हमारी, ऑब्जेक्ट हमारे इनफाइनाइट पे था, इमेज कहां बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज फोकस पे। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को कहां लेकर आए, फोकस पे लेकर आए, तो इमेज कहां चली गई, अब इमेज इनफाइनाइट पे चली गई, क्योंकि ये रे आपस में यहां पर पैरेलल जा रही हैं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो हमने मान लिया ये कहीं इनफाइनाइट पर जाकर क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और इनफाइनाइट पर जाकर ही क्या बन रही होगी, इमेज बन रही होगी, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, आप चाहे इन्हें इधर की तरफ एक्सटेंड कर लो, चाहे आगे की तरफ एक्सटेंड कर लो, है ना, चाहे कहां कर लो, आगे की तरफ एक्सटेंड कर लो, तो भी कैसे जा रही है, पैरेलली जा रही है। तो ये वहां पर भी इमेजिनरी भी आपस में नहीं इंटरसेक्ट करेंगी और न रियल में इंटरसेक्ट करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज कहां जा रही है, इनफाइनाइट पर जा रही है। कहां जा रही है, एट इंफिनिटी पर जा रही है हमारी इमेज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, इमेज फोकस पे थी। ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आया सी के बियॉन्ड, इमेज थोड़ी दूर खिसक गई सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट सी पर आया, इमेज सी पर बन गई। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में गया, इमेज सी से थोड़ी आगे चली गई। ऑब्जेक्ट एफ पे आया तो इमेज अब इनफाइनाइट पर चली गई। और इमेज का नेचर कैसा बना, क्योंकि रेज कहां जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ जा रही है, तो इन्वर्टेड क्या बनेगी, यहां पर भी इमेज बनेगी। तो हम कह सकते हैं, और रियल रेज है तो हम क्या कहेंगे कि रियल इमेज बन रही है और साथ में इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है रियल रेज। ठीक है, इसलिए हमने बोल दिया रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हर चीज का कारण है ना। तो इन्वर्टेड का यहां पर भी कारण ये रहा कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रियल रेज जा रही है, तो हमने मान लिया इन्वर्टेड इमेज बन रही है। और साइज क्या रहा, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट का साइज था बहुत ज्यादा बड़ा, तब इमेज बन रही थी हाईली डिमिनिश्ड। अब इमेज जो है हमारी फोकस पर है, तो इमेज ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बन रही है हमारी, इनफाइनाइट पे। और हमने मान लिया कि इमेज का साइज क्या रहा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा रहा होगा। और बहुत ज्यादा के लिए बोल दिया मैंने हाईली, और बड़ा के लिए मैंने बोल दिया इनलार्ज। तो कैसी इमेज बनी मेरी, साइज इमेज हाईली इनलार्ज इमेज बन गई मेरी। तो ये था मेरा फिफ्थ केस। अब हम देखेंगे हमारा इसका सिक्स्थ केस। सो फिफ्थ केस में हमने देखा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां जा रही है मेरी, इनफाइनाइट पे जा रही है। अब इस बार मैंने फिफ्थ केस आपके लिए रब नहीं किया, क्योंकि सिक्स्थ केस बनाऊंगा मैं यहाँ पर नीचे, और ताकि आप सिक्स्थ और फिफ्थ केस को क्या कर सको, कंपेयर कर सको। और कंपेरिजन करने से चीजें काफी आसान हो जाती है। तो देखो ऑब्जेक्ट अब मेरा फोकस पे था, तो मेरी इमेज कहां चली गई, इनफाइनाइट पे चली गई। और मैंने कहा ऑब्जेक्ट जितना पास जाएगा इमेज उतनी दूर जाएगी। तो अब फोकस, अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है फोकस से और आगे चला जाए, पोल और फोकस के बीच में, तो इमेज इससे आगे और कहां जा सकती है, तो सोचो कहां जा सकती है, देखो आगे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है इससे आगे खिसक के और आगे चला जाए, तो मान लो मेरा ऑब्जेक्ट कहां बन जाए, इस बार पोल और फोकस के बीच में बन जाए। कहां बन जाए, पोल और फोकस के बीच में बन जाए। तो ये लो बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट मेरा पोल और फोकस के बीच में। अब देखो, अब हर बार की तरह मैं इसमें फर्स्ट केस तो लगा नहीं सकता कि इनफाइनाइट से रे गई और कहां से होती जाएगी, फोकस से, क्योंकि फोकस से जाने के लिए उसके इसमें ऑब्जेक्ट के आर पार जाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट के आर पार रे जा नहीं सकती। देखो ऐसे कि अगर मेरा यहां से गई पैरेलल रे, तो वो यहां से होती, फोकस से होती इधर जाएगी, और वो मेरे इसके ऑब्जेक्ट के आर पार जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा और दूसरा रूल भी नहीं लग सकता।
तो इसमें हम लगाएंगे हमारे थर्ड और फोर्थ रूल। इस ये इकलौता केस है 6 में से जिसमें हमारे थर्ड और फोर्थ रूल लग रहे हैं। बाकी शुरू के 4 तो हमारे फर्स्ट और सेकंड से बन गए, फिफ्थ केस हमारा फर्स्ट और थर्ड से बन गया, है ना। इसमें अकेला केस है जिसमें हमारा फर्स्ट रूल नहीं लग सकता, तो इसमें हम लगाएंगे हमारा थर्ड रूल। देखो थर्ड रूल लगाने के लिए क्या होगा कि सी से जिसमें पाथ से मेरी जो है रे आ रही है उसी पाथ से मेरी रे चली जाएगी। तो ये लो मेरी सी से होती रे जो आई है और मिरर पे टकराई है वो सी से होती है एज इट इज वापिस आ जाएगी। ये लो आ गई मेरी रे, ये इंसिडेंट रे गई, मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापिस आ गई। और दूसरा रूल ये तो था थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है कि जो मेरी रे है वो अगर पोल पे जाएगी तो जिस एंगल से वो पोल पर गई है उसी एंगल से वो पोल से मेरी वापस चली जाएगी। तो ये मेरी थी इंसिडेंट रे और ये थी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, इनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, यानी कि रेज फैलती हुई जा रही है और ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जाती रे क्या आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है। अब जो पैरेलल थी ये तो पैरेलल जा रही है ना, ये आगे इंटरसेक्ट करेंगी ना ये पीछे इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन ये जो फैलती रही जा रही है ये आगे तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, लेकिन अगर मैं इनको पीछे एक्सटेंड कर दूं तो शायद ये पीछे कहीं ना कहीं क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो मैं इनको स्ट्रेट लाइन में एज इट इज इसी पाथ में क्या मान लूंगा, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे क्या कर लूंगा, एक्सटेंड कर लूंगा, और वहीं मैं इसकी रिफ्लेक्टेड रे भी क्या कर लूंगा, पीछे एक्सटेंड कर लूंगा। तो मेरी क्या इसमें मैंने देखा कि पीछे एक्सटेंड करने पर इनकी वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज आपस में क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। और इंटरसेक्ट कहां करी, यहां पर करी, और जहां इंटरसेक्ट करती है वहीं मेरी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट था ए बी तो ये मेरा क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी ए डैश और बी डैश इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें कि ऑब्जेक्ट जैसे मेरा एफ और पी के बीच में गया, अब इमेज ऑब्जेक्ट मेरा एफ पे था, इमेज मेरी इंफिनिटी पे थी, ऑब्जेक्ट मेरा और आगे गया एफ और पी के बीच में, तो इमेज कहां चली गई, खिसक के चली गई मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की तरह, है ना। और इमेज कैसी बन गई, देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, बड़ा हो गया। और एक चीज और देखो, इसमें तो रियल रेज नीचे जा रही थी, अब तक तो रेज का इमेज कैसी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। इस बार इमेज कैसी बन गई है, ऊपर की तरफ बन गई है। ठीक है, इस बार इन्वर्टेड नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नहीं है, इस बार प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, बस पलटी हुई इमेज बनी है, इरेक्ट की तरह, है ना। तो देखो इसमें मेरा ऑब्जेक्ट का साइज कहां रहा, बिटवीन पोल एंड फोकस रहा, और इमेज की पोजीशन क्या रही, इमेज की पोजीशन रही मेरी बिहाइंड द मिरर। तो मैं लिख दूंगा इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर, तो लिख दो इमेज की पोजीशन बिहाइंड द मिरर। अब ये पूछ रहा है क्या आगे, बिहाइंड द मिरर। अब ये पूछ रहा है आगे थर्ड चीज क्या, इमेज का नेचर, और इमेज का नेचर पूछ रहा है। तो नेचर की पूछनी तो पूछिए तो भाई आता है, छोड़िए तो पूछिए तो ग्लो फेस का। तो देखो इमेज का नेचर ही क्या कह रहा है कि इमेज का नेचर कैसा होगा, इस बार क्या रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही, कैसी रेज इंटरसेक्ट कर रही है, वर्चुअल रेज। ठीक है, तो इमेज का नेचर हो जाएगा वर्चुअल। ठीक है, और साथ ही ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड भी नहीं हुई है। ठीक है, रियल के साथ तो इन्वर्टेड हो रही थी, लेकिन वर्चुअल के केस में ये इन्वर्टेड नहीं हो रही है। कैसी हो रही है, बस पलट रही है। क्या ये इन्वर्टेड हुई, ये इसका हेड था ऐसे, क्या इसे इन्वर्टेड हुई, नहीं हुई, ये एज इट इज रही, बस जो लेफ्ट का था वो राइट हो गया और जो राइट था वो लेफ्ट हो गया। तो वर्चुअल के साथ में कैसी इमेज बनी मेरी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी। और साथ ही इमेज का साइज कैसा हो गया, देखो ये ऑब्जेक्ट का साइज था, ये इमेज का साइज हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट से क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो इमेज कैसी हो गई मेरी, इनलार्ज हो गई। कैसी हो गई, इनलार्ज हो गई। तो ये था मेरा 6th केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब यही मेरे कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पूरे होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के भी मेरे दोनों केसेस पूरे हो जाते हैं, और इसी के साथ हमारा मिरर का इमेज फॉर्मेशन होता है पूरा। अब हम देखेंगे इनके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के बाद हम देखते हैं इन दोनों ही मिरर के यूजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है ना,
कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। वो रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है या फोकस करता है, और साथ ही में जो इमेजेस है वो कैसी बनती है, उसमें बड़ी बनती है। तो या तो हमें कैसी इमेज बनानी हो, बड़ी इमेज बनानी हो, क्योंकि प्लेन मिरर में आपने देखा था सेम साइज की इमेज बनती है हमेशा, है ना, और कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा कि छोटी इमेज बनती है हमेशा, और कॉनकेव में बनती है बड़ी इमेज। तो या तो आपको बड़ी इमेज बनानी हो, या आपको लाइट को क्या करना हो, कन्वर्ज करना हो या फोकस करना हो, ऐसी जगहों पर क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव मिरर। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को फैला देता है चारों तरफ। तो यहां लाइट को हमें या तो फैलाना हो, डाइवर्ज करना हो, या इमेज चाहिए हो हमें बहुत ही छोटी, ऐसी जगहों पर हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है, क्योंकि टॉर्च क्या करती है, लाइट को फोकस करती है एक जगह पर जहां हम टॉर्च मारना चाहते हैं, सारे में हर जगह नहीं फैल जाती है। इसी तरह सर्च लाइट में भी लाइट एक जगह जाती है। और जो हेडलाइट होती है गाड़ियों में, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो आगे ग्लास लगा रहता है हेडलाइट में, वो नहीं, वो तो ग्लास है, उसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है हेडलाइट में, उसके आप दोनों तरफ देखोगे, 2-3 तरफ जो है क्या लगा रहता है, कुछ मिरर टाइप लगा रहता है, जो लाइट को क्या करता है, वो कॉनकेव मिरर होता है, और वो उसकी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है या फोकस करता है एक बीम की तरह। ठीक है, तो वहां पर यूज होता है इन जगहों पर हमारा कॉनकेव मिरर। इसके अलावा जो डेंटिस्ट होते हैं, वो पेशेंट के दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए, क्योंकि बड़ी इमेज बनाता कॉनकेव मिरर, तो बड़ी इमेज बनाने के लिए टीथ्स की डेंटिस्ट यूज करता है कॉनकेव मिरर को। उसके अलावा जो शेविंग मिरर होता है, जब हम शेविंग कर रहे होते हैं तो हमें एक जूम चाहिए होता है, हमारा जूम पार्ट चाहिए होता है फेस का, ताकि हम वहां अच्छे से क्या कर पाए, शेव कर पाए। तो शेविंग मिरर में भी क्या यूज होता है, क्योंकि लार्ज इमेज बनानी होती है फेस की, तो कॉनकेव मिरर यूज होता है। इसी तरह सनलाइट को कंसंट्रेट करके, कन्वर्ज करके, फोकस करके एक जगह, जहां हमें सनलाइट को कंसंट्रेट करना होता है टू प्रोड्यूस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, वहां भी कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। जैसे कि आपने किया भी होगा कि कई बार हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं टू सनलाइट को हम क्या करने के लिए, एक जगह कन्वर्ट करने के लिए, फोकस करने के लिए। और अगर फोकस हो रही है किसी पेपर पर, तो वही पेपर ही क्या हो जाता है, जल जाता है इस हीट के कारण। फिर इसके बाद कॉनकेव के बाद आती है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हम वहां यूज करते हैं जहां हमें लाइट को या तो डाइवर्ट करना हो, फैलाना हो, या फिर इमेज बनानी हो छोटी। जैसे कि हमारी गाड़ियों के रियर व्यू मिरर्स है ना, साइड मिरर जिन्हें बोल देते हैं, जहां पर हम क्या देखते हैं कि पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, ठीक है, और हमें नजर आता है उस रियर व्यू में, उस साइड मिरर में, कि जो पीछे से व्हीकल्स आ रहे हैं वो सभी नजर आ रहे हैं हमें। अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन उनकी इमेज बन रही है इतनी छोटी छोटी उन शीशों में, तो इमेज छोटी बन रही है ना, इसीलिए वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि जो मॉल वगैरह रहते हैं उनके पार्किंग के टर्न पर, या पहाड़ी एरिया पे जो उनकी सड़कें होती है घूमी हुई, उनके टर्न पर भी क्या लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, ताकि दूसरी साइड से आने वाले व्हीकल हमें दिख जाए और कोई अनहोनी ना हो जाए, है ना, मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो सावधानी के लिए और सेफ्टी के लिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, ब्लाइंड टर्न्स पर कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। इसके अलावा शॉप्स वगैरह में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि एक हमने लगा दिया मान लो शॉप्स में कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें पूरी शॉप का एक व्यू आता है, ताकि उस मिरर में देख के हमें पता लग जाए कि शॉप में कहां पर क्या हो रहा है। मतलब लार्ज एरिया को एक छोटे मिरर में हमें क्या करना है, कवर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या बनती है, छोटी इमेज बनती है। तो हमने देखा कि छोटी इमेज बनानी है तो कॉन्वेक्स मिरर, और साथ ही लाइट को डाइवर्ट करना है तो छोटी इमेज बनानी है तो कॉन्वेक्स मिरर, और लाइट को डाइवर्ट करना है तो भी कॉन्वेक्स मिरर, और लाइट को क्या करना है, कन्वर्ज करना है या इमेज बनानी है बड़ी, तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। तो ये थी हमारी क्या, इमेज फॉर्मेशन एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इनके साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन।